मामा के 2 लड़के और 1 लड़की थी। जो छोटा वाला लड़का था, एक दिन जैसे घर में होते कि फंक्शन वंक्शन हो रहा है, कुछ सुंदरकांड का पाठ रखवाया होगा, तो वो लड़का नॉर्मली जैसे खेलते खेलते बच्चों के साथ खड़ा खड़ा सीधा, और जैसे सबकी नज़र पड़ती है ना कि एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, एकदम से यूं खड़ा होके और सीधा का सीधा यूं पीछे ज़मीन पर जाके गिरा, बिल्कुल इस तरीके से। सारे उठ के एकदम से देखने आए तो हुआ क्या है इसको, उसकी आंखें खुली हुई है और आंखें दिख रही है और बड़बड़ा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो सबको लगा यार शायद मिर्गी का दौरा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से अचानक से ये फ्लैट गिरा है। तो सारे बच्चे बुला के लेके आए सबको। उसके बाद कुछ बुजुर्ग वहाँ पे थे जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने इस तरीके से इशारा दिया कि भाई कुछ गलत है। उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि कुछ ना कुछ लड़के के साथ गलत है, तो एक काम करते हैं किसी को दिखा भी लेते हैं। अब हुआ क्या, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ पर कुछ उनके घर के बगल में कोई गुरुमा रहती थी, उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ दिक्कत हुई है। तो गुरुमा आती है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा, बोले कि एक काम करो, मुझे ना अपने घर के चावल दो। भाई उन्होंने अपने हाथ में चावल लिए और इस तरीके से सूंघा और एकदम से ना ये झटका, और झटक के उन्होंने क्या करा, जैसे घर के बाहर चावल फेंक दिए। उन्होंने ये यहाँ पे करा है, उधर से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि लड़का ठीक है, इधर से उन्होंने कोई टोटका करा होगा, वो चीज़ उतारी होगी, और वहाँ से हॉस्पिटल से फोन आ गया कि जो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में बोल नहीं रहा था वो एकदम से ठीक हो गया, वो होश में आ गया। उस लड़के को हॉस्पिटल से घर लेके आए। वो जो गुरुआ वहाँ पे आई थी, उन्होंने उतारे का कुछ सामान दिया, घर में कुछ चीज़ें रखवाई गई और फिर बता दिया कि ठीक है, कुछ परछाई वरछाई आई थी, लेकिन इसका भी खुलासा नहीं करा कि हुआ क्या था। धीरे धीरे फिर वक्त बीता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वो जो लड़का था उसके साथ फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगी, और दिक्कतें भी क्या थी कि जैसे वो बैठा रहता था तो इधर उधर देख के कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दे, चिल्लाना शुरू कर दे। एक वक्त ऐसा आ गया कि इन्होंने क्या करा, सोचा कि यार हम ना किसी मौलवी को दिखा लेते हैं, मौलाना को दिखा लेते हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता होगा। जब इन्होंने मौलाना को बुलाया ना, उसने भाई कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद पूरा घर लिटरली शॉक हो गया था। मौलाना ने बोला कि वो इंसाफ चाहती थी, तुम बीच में आ गए और वो लड़की अब तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उस मौलाना ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि कौन इंसाफ चाहती थी, क्या चाहती कौन थी, लड़की है वो और कौन वो बस इतना बोल के चला गया कि तुमसे गलती हो गई है। और अपनी तरफ से उसने क्या करा, कुछ जमजम का पानी होता है जो पानी छिड़कना होता है, उसके अंदर कुछ उसने उर्दू भाषा में लिख के कागज डाले और बोल दिया कि एक काम करना, वक्त बेवक्त थोड़ा सा इधर उधर मार देना। कुछ कागज पे उर्दू के वर्ड्स लिख के दिए, ये बोल दिया कि घरों में चिपका लेना इन वर्ड्स को, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ कीलें ठुकवाई वहाँ पे कि तुम्हारा घर बंधवा रहा हूँ मैं, ये बोल के वहाँ पर उनकी जो दक्षिणा थी, जो भी वो अमाउंट लेते थे, वो बोल के चले गए। भाई चीज़ें फिर दोबारा शांत हो गई। पहले वो जो गुरुमा वाला इंसिडेंट हुआ था वो हुआ, उसके बाद ये मौलाना वाला जो इंसिडेंट था ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो बताने वाला है ना बंदा प्रदीप, वो तो बता रहा है अपने मामा की कि मेरे मामा ने ही ये सब कुछ हो रहा था और मामा के परिवार में ये सब कुछ हो रहा था। तो प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, जो लड़का बता रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी। और जो लड़की है और जो प्रदीप है वो सगे भाई बहन है? नहीं, अच्छा, कजन कजन भी नहीं, आमने सामने रहते हैं ना, आमने पड़ोसी सामने रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रदीप ने बताया कि भाई सब कुछ हो रहा था मामा के लड़के के साथ, और वो लड़की की इन्वॉल्वमेंट अलग थी, वो दूसरा घर था सामने वाला। तो इस टाइम पे प्रदीप ने बताया कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी आ रही थी, अभी 2024 की बात है, 24-25 की बात है। तो उस टाइम पे सबका प्लान बना कि भाई चलते हैं। अब जहाँ जाना था वो काफ़ी बड़ी लोकेशन है इंडिया में, काफ़ी अच्छा उसका जगह है, मतलब काफ़ी सही है, वहाँ पर उनको जाना था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जाने से जस्ट एक रात पहले वो जो मामा का लड़का प्रोसेस हुआ था, जाने से पहले उस घर की वो जो कीलें थी वो अपने आप निकली मिली। उस घर में जो सामान रखा हुआ था वो सारा का सारा ऊबड़ खाबड़ हो रखा था, और वो लड़का दोबारा पोजेस हो गया था। और उसने पता नहीं क्या सोच के घर वालों के सामने बोला जाने से एक रात पहले कि अगर तुम मुझे उस गांव में लेके जाओगे तो किसी को वापस नहीं आने दूंगी। अच्छा, लड़के ने ये चीज बोली, अगर उस गांव में लेके जाओगे, मतलब उस गांव में हो सकता है कोई उतारा करने वाला हो, कोई सुप्रीम पावर हो, या वहां पे शादी के टाइम पे कोई आने वाला हो। उस लड़के को पता चल गया था, मामा के लड़के को, कि अगर तुम मुझे वहां लेके जाओगे तो मैं वापिस नहीं आने दूंगी। लड़का बोल रहे हैं उसमें एग्जैक्टली लड़की की आवाज में कि अगर वहां लेके जाओगे तो वापस नहीं आने दूंगी। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जो हनुमान चालीसा होती है वो पढ़नी शुरू करी। फिर दोबारा एक बाबा को बुलाया गया। इस टाइम पे ना मौलाना थे ना वो गुरुमा थी, बाबा को बुलाया गया। वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दिया कि भाई ये किसी लड़की की आत्मा है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तुम्हारे लड़के को ये ले जाने की कोशिश कर रही है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एक पोजेशन था
वो 5-10 मिनट चला और वो लड़का जो था बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो जो बाबा आए थे उन्होंने साफ बता दी कि देखो मैं इलाज कर दूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देता कि परमानेंट इलाज है, इसके लिए तुम्हें हवन वगैरह करवाना पड़ेगा। अब इनके पास इतना टाइम था नहीं, इन्हें शादी में जाना था। इन्होंने क्या करा, उस बाबा से जो इलाज करवाया बड़े वाले लड़के का, छोटे वाले लड़के का और बड़े वाले लड़का का, किसी एक का इन्होंने इलाज करवा लिया था, जिस पे उस टाइम पोजेशन आया था, शायद छोटे वाले पे आया था, तो छोटे वाले लड़के का इन्होंने इलाज करवा लिया। भाई इन्होंने इलाज करवाया छोटे लड़के का। जिस दिन ये लोग निकल रहे थे शादी के लिए, बड़े वाले लड़के में पोजेशन आ गया। रास्ते में ही उसके अंदर पोजेशन आ गया। पूरे रास्ते, पूरे गाड़ी में हल्ला मच रहा है। 2 गाड़ियां यहाँ से गई थी, बड़ी बड़ी 7 सीटर, और रास्ते में ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि भाई उस लड़के के साथ दिक्कत हो रही है। तो फिर दोबारा वो जो बाबा इनके घर पे आए थे छोटे वाले भाई का इलाज करने, उनको कॉल पे लिया गया। उन्होंने वहाँ से मंत्र पढ़े। तो मंत्र पढ़ने के बाद क्या हुआ, बड़ा वाला जो लड़का था वो शांत हो गया। मामा जी ने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब मेरे घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बाबा ने बताया कि बेटा हाथ तो तेरा ही है इसमें, बेशक तूने जानबूझ के करा हो या गलती से करा हो, लेकिन मैंने तेरे को बोला भी था कि हवन करवाना पड़ेगा, तुम्हें शादी जरूरी थी, तुम शादी अटेंड करने निकल गए, अब तुम्हें पछताना तो पड़ेगा। मामा जी की एक लड़की भी थी जो सबसे अलग है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं चल रही है। दोनों लड़कों का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब ये पहुंच गए गाँव में, शादी अटेंड कर ली, सब कुछ हो गया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक लाइन हाईलाइट करता हूँ दोबारा, जो उस स्पिरिट ने बोली थी कि अगर मुझे लेके जाओगे मैं वहां से वापस नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगी। ये चीज़ें चलती गई, शादी अटेंड कर ली, बहुत अच्छे से फंक्शन अटेंड कर लिए। अब वापस आने की बात हो रही थी। जब ये गाँव से निकलते हैं अपनी एक्चुअल लोकेशन के लिए, सबसे पहले जिस गाड़ी में वो मामा का लड़का बैठा हुआ था जो बड़ा वाला था, उस गाड़ी का टायर फटता है। सबसे पहले टायर फटा। इन लोगों को एक ऐसा दिन सिलेक्ट करा गया था जिस दिन इनके वहाँ पे मान्यता है कि हमें इसी दिन ट्रैवल करना चाहिए, ये दिन सबसे शुभ होता है। उस एंटिटी ने इनका वहाँ से निकलना मुश्किल कर दिया। इन्होंने पूरी ज़बरदस्ती कर दी कि हमें इसी दिन निकलना है, इसी दिन निकलना है। बार बार गाड़ी को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहाँ से निकले, अब इस चीज़ को भाई ध्यान से सुनना, ये एंडिंग बहुत डार्क है इसकी, कि जब ये वहाँ से निकले ना तो 2 गाड़ियाँ थी। आगे वाली गाड़ी फूफा जी चला रहे थे, पीछे वाली गाड़ी मामा जी चला रहे थे, और मामा जी की फैमिली के साथ ये सारी दिक्कतें हो रही थी। फूफा जी जो थे उनके साथ बुआ जी बैठी थी और बहुत सारे रिलेटिव बैठे थे। मामा वाली जो गाड़ी थी उसमें सारी फीमेल्स बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। मामा जी वाली गाड़ी में दोनों 7 सीटर थी, और इन्होंने आपस में डिस्कस किया था, एक जगह चाय पी है इन लोगों ने, वहाँ पे डिस्कस किया है कि हम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गाड़ियों को सलामत चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फूफा जी आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, मामा जी पीछे वाली गाड़ी चला रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। बीच में जब ये चाय पीने रुके ना, उस टाइम पे जो फूफा जी के साथ बुआ जी थी, उन्होंने बोला कि मैं औरतों में जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लूंगी तो मेरे टाइम पास हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा टाइम का। इधर से क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी में से जो बड़ा वाला मामा का लड़का था जिसपे एक टाइम पे पोजेशन आया था, वो आके इस वाली गाड़ी में बैठ गया। अब भाई जब गाड़ी चलनी शुरू हुई ना हाईवे पे, फूफा जी गाड़ी लेके जा रहे, एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार जो पीछे वाली गाड़ी है वो कहाँ रह गई। इन्होंने क्या करा, गाड़ी साइड में लगा ली कि 15-20 मिनट हम देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है। अब वेट करने लगे तो इन्हें लगा शायद कोई फ्रेश होने उतरा होगा किसी ढाबे पे, किसी होटल पे, या चाय पीने के लिए कोई उतरा होगा, कोई वॉमिटिंग हो गई होगी किसी कॉल वॉल नहीं करी इन्होंने। उस टाइम पे कॉल नहीं करा। जब ये 15-20 मिनट रुके ना, इनके पास कॉल आया। अच्छा। और कॉल पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि ये गाड़ी आपके साथ थी वाइट कलर की। उन्होंने बोला हाँ हमारे साथ थी। बोल दिया फटाफट से आ जाओ, इनका बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब, पीछे वाली गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और जितनी जल्दी हो सके आप लोग पहुंच जाओ। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है। फूफा जी गाड़ी चला रहे थे, फूफा जी ने क्या करा, यू टर्न मारा और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से 2 एम्बुलेंस निकली है। उसी टाइम पे 2 एम्बुलेंस थी जो इनके पूरे परिवार को, पीछे वाले को भर के लेके जा रही थी। अच्छा। ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने देखा जो पीछे वाली गाड़ी थी पूरी खूनम खान, और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं पे स्किन चिपकी हुई है, कहीं पे जो अंदर की चीजें होती है ना, मांस चिपका हुआ है, कहीं पे कुछ है। मतलब गाड़ी को देख के कोई भी ये साक्षात बता सकता था कि भाई कोई बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो गई। हालांकि जो सब्सक्राइबर उसने हमसे फोटो भी शेयर की है
लेकिन मेरे को नहीं लगता लगाने की ज़रूरत है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी देख के विचलित कि बहुत अजीब सी वो फ़ोटो है। हाँ। जब ये लोग पूछते हैं पुलिस वालों को दोबारा कॉल करके कि कहाँ गए, सारे के सारे आपने कॉल करके बुलाया, तो उन्होंने बताया कि ये नियर बाय हॉस्पिटल है, यहाँ पे आ जाओ। भाई आगे वाली गाड़ी में फूफा जी थे, चाचा जी थे, पीछे वाली गाड़ी में चाचा जी का लड़का भी बैठा हुआ था, बुआ जी भी बैठी हुई थी, जैसे कि मैंने बताया उन्होंने गाड़ी चेंज कर ली थी। उसमें मामा का लड़का भी था, मामा का छोटे वाला, बड़ा वाला आगे चला गया था। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्ट्रेचर पे पटक रखे हैं, वो मर चुके हैं। शिट। चाचा का लड़का और मामा का लड़का। मैं बता रहा हूँ इस टाइम मेरे को भी काफ़ी इमोशंस आ रहे हैं। वो दोनों स्ट्रेचर पे पड़े हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ये जाते ही अनाउंस कर दिया कि ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हालत देखी गई, जो चाची जी थी, उन चाची जी की जो हालत थी वो पता कैसी थी? उनका सर फटा हुआ था और पूरा ऐसे जैसे लटक जाता है ना, इस तरीके से लटका हुआ था। तो एम्बुलेंस वालों से बात की कि हुआ क्या ये। उन्होंने जो चीज़ बताई ना एम्बुलेंस वालों ने बताया भाई हम पीछे बैठे हुए थे, चाची जी ने एम्बुलेंस वालों का हाथ पकड़ रखा था और बार बार चाची जी बोल रही थी मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरे घर वालों को बचा लो। ये जैसे एम्बुलेंस वाले बात करते हैं ना कि हाँ माता जी मत आप टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एकदम से जो चाची जी बैठी हुई थी, उनकी गर्दन मुड़ी यूं करके, सर ऊपर गया, धम धम धम, स्ट्रेचर पे खुद ही बैक टू बैक मारना शुरू कर दिया और 10-12 बार उन्होंने अपने स्ट्रेचर पे इस तरीके से सर मारा और फिर वो भी खत्म हो गई। शिट। 3 जाने जा चुकी हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहां पर जब ये लोग पहुंचे तो सबसे पहले चाचा बेहोश हो गए, फूफा जी वहां पे थे। फूफा जी ने देखा भाई मेरा भी बच्चा खत्म हो गया, मेरी वाइफ भी खत्म होगी, बुआ जी भी खत्म हो चुकी थी। अच्छा ये सॉरी चाची मैंने बोल दिया, बुआ जी थी। बुआ जी जो पीछे गई थी, जो बोली थी औरतों के साथ बैठ जाऊं, वो भी खत्म हो चुकी है। मामा और मामी की जो मामा जी की जो लड़की थी, वो 2 बच गए थे बस। उसके अलावा पीछे वाली गाड़ी में 4 लोग थे जो खत्म हो गए थे। और चौथा कौन था? चौथी थी चाची। अच्छा हाँ, चाची ही थी वो। चाची जी खत्म हुई है, चाची खत्म होगी, बुआ खत्म हो गई और दोनों बच्चे खत्म हो गए। चाचा का लड़का और मामा जी का जो लड़का था वो खत्म हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि परिवार के ऊपर एकदम से जो गाज टूटी है, ये क्या हुआ, किस वजह से हुआ। इस टाइम पे परिवार में ऐसा हो गया था कि एक साथ इतनी चीज़ें हो गई। और भाई जब ये बॉडी देखने गए ना, एक बच्चा था जिसके सर में ना गेयर घुस गया था, जो लगाने वाला गेयर होता है ना, वो घुस गया था इधर। मामा जी वगैरह बच गए क्योंकि एयर बैग टाइम से खुल गए थे, नहीं तो जो लोग आगे पीछे बैठे थे उनकी अंतड़ियां बाहर आ गई थी। इतना बुरा एक्सीडेंट ये हुआ था वहाँ पे। इन्होंने उस चीज़ को समेटा, मामा जी बच गए थे, उन्होंने समेटा। चाचा जी जो थे वो बहुत बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने भी अपने बच्चे और बीवी खो दी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग गाँव पहुँचे, सबका विसर्जन करा, जब वहाँ पर अपने सबसे जो मेन बाबा थे, गुरु जी थे, उनसे मिले और उनको बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरु जी ने साफ बता दिया कि भाई एक लड़की थी, याद करो, जिसको मर गई थी या मार दिया था। वो लड़की इंसाफ चाहती थी, लेकिन मामा जी ने वहाँ पे आके क्या करा, घोषित कर दिया कि हाँ ये ठीक है, मतलब मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वो सुसाइड है। वो सुसाइड था या क्या था हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो शुरू से ये चाहती थी कि मेरे को उस चीज़ का इंसाफ मिले। मामा जी ने अपनी तरफ से क्या करा, बीच में अड़चन बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके घर में प्रवेश करी। सबसे छोटे वाले लड़के पे आई, फिर बड़े वाले लड़के पे आई, और उस एंटिटी ने बोला भी था अगर मुझे गांव लेके जाओगे तो मैं वापस नहीं आने दूंगी। अब इन्होंने पूछा कि गाड़ी के अंदर ऐसा हुआ क्या, तो वो बाबा जी ने अपनी आंख बंद करी होगी, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बताई जो चीज़ भाई, बताया कि गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे चलने लग रही थी। मामा जी का जो लड़का था वो अचानक से अपने ही पापा को बोलने लगा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। उसके पापा ने पीछे मुड़ के पूछा हुआ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपने जैसे गाड़ी नहीं रोकी, अपने बाप का सीधा यू करके नाक पे मुक्का मारा। उसके पापा ब्लैकआउट हो गए। उसके पापा ने सीधा गाड़ी देके हमारी पेड़ पे, अच्छा, पेड़ पे गाड़ी लगते ही वहां पर जिस तरीके से सब फटे हैं एकदम से धम करके, वहां पर वो पूरा इंसिडेंट हो गया। और वो लड़की लेने तो सिर्फ एक को आई थी, लेकिन अपने साथ 4 जनों को लेके चली गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर का उतारा करवाया, लेकिन तब तक वो एंटिटी अपना बदला ले चुकी थी। तो आगे के लिए तो ऐसा हो गया कि ठीक है घर को बंधवा लिया इन्होंने। लेकिन जो चाचा जी थे, जिसके बारे में हमें प्रदीप बता रहा था भाई, चाचा जी इतने बिजनेस माइंडेड थे ना
कि जिस बिजनेस में वो हाथ रख देते थे वहाँ पर वो गोल्ड बना देते थे। उस चीज़ को बोलते हैं ना, पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बन गया। बोले एक टाइम ऐसा आ गया कि जो चाचा जी थे वो देख के पता क्या बोलते थे, अरे देख देख चाची आई है, देखो तुम्हारी चाची आ गई मिलने के लिए मुझसे, देखो मेरा बच्चा जा रहा है, देखो दोनों आ गए। उनकी कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो बैक टू बैक पूजा पाठ और हवन चले, तब जाके चाचा जी अभी भी बचकाने हो गए। मतलब कि एक बच्चा दिमाग हो गया, सही नहीं हुए अभी तक। ट्रॉमा घुस गया उनका। हाँ, वो डिप्रेस हो गया बुरी तरीके से। खतरनाक कहानी भाई। अच्छा भाई, प्रदीप जो है, जो सब्सक्राइबर था, उसके मामा का ये डिक्लेयर करना कि इस घर में ये जो हुआ, ये सुसाइड हुई है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा वो थी कि वो जो कह रहे हैं उस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो रही है घर में और वो चीज़ मानी जा रही है। काफ़ी नाम चलता था उनका, अच्छा। काफ़ी बातचीत थी उनकी। और वहाँ जो हुआ उसमें सबसे एक बढ़िया चीज़ पता है क्या थी, जो उस परिवार को बचा गई। जिस परिवार में पूरा कांड हुआ था ना, उन्होंने वो घर खाली कर दिया था उसी टाइम पे। वो वहाँ से चले गए थे, खाली करके चले गए वो, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके कोई ना कोई फड्डा हो सकता है। हाँ। वो वहाँ से चले गए तो वो स्पिरिट जो थी सीधी की सीधी अपना बदला लेने पहुंची है यहाँ पे। और भाई गुरु माँ, मौलाना, बाबा, चौथे ये थे गुरुजी, जो एक्चुअली में बचा ही नहीं पाए किसी को भी। और ये भी बता नहीं पाए कि क्यों उस लड़की की मौत हुई, सुसाइड थी या क्या थी, इन्होंने पूछा नहीं उनसे। भाई मेरे ख्याल से पूरे इंसिडेंट में लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी हम इस चीज़ को डिक्लेयर करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि जब घर वालों को नहीं पसंद था तो फिर क्या ही हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये इंसिडेंट काफ़ी डार्क रहेगा, एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा एक ऐसी है कि मेरे को 3 बार सुननी पड़ी। उसके बाद भी थोड़ा सा बुआ और चाची में मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि एक्चुअल में इतना ज़्यादा इसमें वो है ना टॉर्चर वाला सीन, कि कोई इंसान ये देखे कि मेरे अचाबी गाड़ी पीछे आ रही है और अचानक से पता चले ये एम्बुलेंस तो वही थी जो हमारे घर वालों को लेके जा रही थी। और हॉस्पिटल जाके पता चले कि भाई ये, और फिर बाबा जी के पास पता चले तो कि मामा जी के मुक्का मारा और गाड़ी सीधा पेड़ पे लगी। घर वाले सुन रहे हैं तो सिर्फ ये चीज़ की एक इतने से स्टेटमेंट की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। थोड़ी लेकिन लापरवाही भी रही इनकी, अगर इनको ये इतना बिलीव ही कर रहे हैं कि ये किसी को दिखा रहे हैं, बाबा को या मौलवी को, और वो ये कह रहे हैं कि मत जाना वरना पूरा, वो जैसे वो आत्मा वो आती है, वो एक कहती है वो कि तुम उधर मत जाना वरना मैं पूरे परिवार को ले जाऊंगी, वो भी उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में और चले गए सब। वो भी लापरवाही रही। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो उस तरफ नहीं देख के ना, मैं तो लॉस को देख रहा हूँ। मैं अगर ये सब देखूँ कि पास्ट में क्या हुआ, मेरे हिसाब से तो फिर मेरे को ये देखना चाहिए कि मामा जी ने इन्वॉल्वमेंट क्यों रखी। वही, हाँ वही मैं कह रहा था कि उनकी वहां तक तो जाऊं ही ना, तो मैं ये देखूं कि लॉस कितना बड़ा हो गया सिर्फ इस चीज के चक्कर में कि एक स्टेटमेंट दे दी। और वो पता नहीं कितनी बार एंटिटी आके बोल भी चुकी थी मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। अब एक के साथ वो 3 को और ले गई, मतलब 4 सीधा मृत घोषित हुए हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है। और मामा जी जिंदा छोड़ दिए कि बेटा अब तू देख तेरा परिवार कैसे तड़पेगा। ये भी एक सोचने वाली चीज है कि मामा और लड़की को छोड़ दिया, एक बेटा तो आगे वाली गाड़ी में बैठा था, मामा जी जो है वो जिंदा छूट गए कि भाई अब तू देख कि एक्चुअल में होता क्या है जब अपना कोई गुजरता है। तो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है, मतलब किसके साथ हुई है, कुछ बताओ थोड़ा। भाई सेकंड इंसिडेंट अपने यही का ही है, आसपास का ही। और जो बताने वाले उनका पूरा नाम तो राजेश है, वैसे उन्हें राज नाम से पुकारा जाता है। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे थे और काफ़ी अच्छा अर्न करते थे। लेकिन जिस तरीके से वो अर्न करते थे ना, उनके आसपास वाले जो इनके रिश्तेदार थे बहुत चिढ़ा करते थे उस चीज़ से रिलेटेड। घर में कोई ना कोई अनबन रहा करती थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो इनके पापा है, राजेश के पापा जो है, इनके खुद के मम्मी पापा बहुत इस चीज़ से चिढ़ते थे कि ये दूसरे भाइयों बहनों को सपोर्ट नहीं करता, खुद के लिए ही सब कुछ करता है। तो क्या होता था, जैसे राजेश के तो वो दादाजी लगे जो इनके पापा के पापा हैं, वो दादाजी शाम को पी के आते थे और राजेश के पापा को डांटते थे कि अगर तेरे से नहीं करा जा रहा, तो घर में पैसे नहीं दे सकता तो घर छोड़ के निकल जा, हमारे किसी काम का नहीं है। और जो बाकी रिलेटिव्स थे वो भी क्या करते थे, जैसे राजेश सबसे छोटे वाले, उनसे एग्जैक्टली काउंटिंग बताया हूँ, सबसे बड़े वाले जो भाई है वो रियल एस्टेट में थे। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो राजेश के बड़े भाई है, मतलब बीच वाले हैं वो वाईफाई के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है। और राजेश स्टूडेंट है जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया है। तो हुआ क्या, ये सारे जब निकल जाते थे ना अपने काम पे, तो राजेश की मम्मी को टॉर्चर किया जाता था। जो बगल वाले रिलेटिव्स थे, जो दादा दादी थे, वो टोंट मारा करते थे कि तेरा पति घर में पैसे नहीं देता है, तेरे 3-3 बच्चे पल रहे हैं, हमने भी तो एक टाइम पे उन्हें पाला है, तो एक काम करो तुम घर छोड़ के निकल जाओ, तुम अपना घर बसा लो।
अब राजेश जो स्टूडेंट था वो इन सब चीज़ों को देखा करता था कि जब भी ये लोग बैठते हैं शाम को तो इसी बारे में बात होती है कि दादा दादी ने आज इतना सब कुछ बोल दिया, साइड में जो चाचा वगैरह रहते हैं इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया। तो जो राजेश के पापा थे वो एक डिसीज़न लेते हैं कि अब फाइनली हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना, और किसी गाँव में, एक गाँव था, ये 2000 मेरे ख्याल से 21-22 का इंसिडेंट होगा, 22 का ही है शायद, 22 या 23 का। तो उस टाइम पे जो राजेश के पापा है वो एक गांव में जगह देखते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं थी उनको, तो वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े गज में एक घर ले लेते हैं वहाँ पे। अब इस गांव के बारे में राजेश ने बताया कि भाई जिस गांव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर शुरू से ही इन भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि कुछ इमेजेस और वीडियोस भी हमारे पास आ रखी है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा देना। उन इमेजेस में ये दिख रहा है साफ साफ कि इनके घर के बाहर पूरा जंगल स्टार्ट हो रहा है, झाड़ियाँ है पूरी की पूरी, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के बगल में एक नहर बह रही है, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है और कहावत यह है कि ये जो बरगद का पेड़ है इस पे ब्रह्म राक्षस, मुंजिया, जिन जिन्नात हमेशा से इनका वास है। इस पूरे गांव के बारे में एक अफवाह पहले से ही फैली हुई है, जो लड़कियों के लिए अफवाह फैली हुई थी कि इस गांव में कोई भी लड़की रात को बाल खोल के छत पे नहीं जाएगी, क्योंकि इस गांव के जंगलों में एक जिन जिन्नात का साया रहता है। अब हुआ क्या, राजेश ने बताया कि भाई हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। गांव का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपने घर के बारे में बता दिया। एल शेप घर था, सामने हॉल था, अंदर कमरे थे। अब बताया कि भाई जब हम वहाँ पे मूव करते हैं तो एग्जैक्टली उस गांव में गिन के 5-6 घर थे उस टाइम पे जब हमने वहाँ पे ज़मीन ली थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी तो हमने ज़्यादा ले ली थी। पापा अपने काम पे जाया करते थे, मम्मी घर में रहती थी। बड़ा वाला भाई जो था वो रियल एस्टेट में था, उसका आना जाना बहुत ज़्यादा होया करता था। जो बीच वाला भाई था वो वाईफाई के ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके एक टैलेंट के बारे में बात की, जिस टैलेंट को ही, जो टैलेंट उसे बहुत ज़्यादा मार गया। वो बंदा सिंगिंग किया करता था, वीडियो बनाया करता था और रील्स बनाया करता था और जो भी बनाया करता था उस जंगल वाले एरिया में जाके बनाया करता था। वो क्या करता था, जैसे वाईफाई वाले ऑफिस से जिस दिन छुट्टी होगी या फिर जिस दिन पार्ट टाइम उसे लगता है कि आज काम नहीं है, तो वो क्या करता था, जंगल वाले एरिया में निकल जाता था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो राजेश थे वो बताते कि भाई मैं खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे भाई की जो आवाज़ है वो सिंगिंग के मामले में बहुत अच्छी आवाज़ है, काफ़ी अच्छा वो गाता था। कि जो मेरे भाई का दोस्त था ऋतिक, वो उसका इतना अच्छा दोस्त था, मतलब एक दूसरे पे जैसे भाई मरते हैं ना, ऋतिक इकलौता दोस्त था उसका, जो इसका भाई है। भाई का नाम मानव रख लेते हैं, कि राजेश ने बताया मानव जो मेरा भाई है उसका दोस्त ऋतिक था। ये ही दोनों थे जो एक दूसरे के लिए दोस्ती में मरे करते थे, पूरे दिन उठना बैठना साथ में घूमना सब कुछ करना। ऋतिक एक बार ना ट्यूशन से वापस आ रहा था, 7:30 बजे का उसका ट्यूशन था, और ट्यूशन से आते आते उसको कभी कभार 9, 9:30 बज जाते थे। गाँव वाला एरिया था। एक बार ऋतिक हो गया किडनैप। ठीक है, जब ऋतिक किडनैप हुआ तो उसकी ढूंढावाली चली और 1 हफ्ते में ऋतिक वापस मिल गया था। अच्छा, मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार 2 महीने बाद ऋतिक फिर दोबारा किडनैप हुआ। इस बार ऋतिक का कुछ भी अता पता नहीं चला। अब हुआ क्या, जो ये मानव था राजेश का भाई, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गया। जंगल में जाया करता था, वहाँ गाने वाने बनाता था, रील्स बनाता था और बहुत सारा टाइम वहाँ स्पेंड करता था। एक दिन जब ये घर वापस आता है ना मानव, तो राजेश ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, पक्का ये रो क्या है। इन्होंने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, ये सोच के कि यार दोस्त था नहीं मिल रहा तो इमोशनल हो गया, और दोस्ती को भी समझ रहे थे कि बहुत पुराना दोस्त था, इकलौता दोस्त था इस गांव में जो बना था, तो इसलिए अपसेट है ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। लेकिन उस दिन से कुछ चीज़ें चेंजेस जो है मानव में देखने को मिली। मानव जब घर वापस आया ना तो वो 19 घंटे सोया करता था। आया, खाना खाया और सो गया। उसे बार बार उठा रहे हैं कि तेरे को ऑफिस भी जाना है, तेरे को ऑफिस जाना है, उठ जा फटाफट से ऑफिस चला जा। नहीं जाना ऑफिस, नहीं जाना, नहीं जाना। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जैसे किसी दिन अगर बैठे ना इन्होंने, तो इन्होंने मानव से वो पूछा कि तू क्या गाना बना रहा था ऋतिक के लिए, अपनी दोस्ती के लिए। राजेश ने भाई हाईलाइट करा कि आप बिलीव नहीं करोगे अक्षय भाई, उस बंदे ने दोस्ती के लिए जो गाना लिखा ना अपने दोस्त ऋतिक के लिए, हम भी ये देख रहे थे कि मतलब इस बंदे ने ये लिरिक्स निकाले कहाँ से, बहुत बेहतरीन तरीके का गाना। और वो गाना सुनते सुनते सारे ही रो पड़े उस दिन कि ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, दोस्ती में इतना सब कुछ चल रहा है। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मानव को इन्होंने ज़बरदस्ती वाईफाई के ऑफिस में भेजा कि कंप्लेंट आ रही है, फ़ोन बज रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा। अब ये जब वहाँ पर गया ऑफिस में, वाईफाई ऑफिस में, वहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ था, वहाँ जाके सो गया। बॉस के घर पे कॉल आ रही कि आपने क्या इसकी नींद पूरी नहीं होने दी है, ये यहाँ पे आके सो गया है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब
इनको थोड़ा सा शक हुआ कि यार ये क्या चेंजेस है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 24 घंटे में 19 घंटे सिर्फ सोने लग रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी सोने लग रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक इनके मौसा थे जो मुंबई में कारपेंटर थे। अच्छा। मौसा जी इस टाइम पे इनके घर पे आने वाले थे और राजेश ने आगे बढ़ने से पहले बताया कि भाई जो मौसा जी है ना, उनके साथ पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो रखी है मुंबई में, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर वहाँ पे पता नहीं किसी ने काला जादू वगैरह करा होगा, जिसकी वजह से मौसा जी ने 2 साल इतना स्ट्रगल करा है। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके जो कंधे हैं उन पे भार आने लग जाते हैं। तो मौसा जी जब इनके घर पे आते हैं ना, उन्होंने कदम रखते ही सबसे पहले ये पूछा मानव कहाँ है, खुद से उन्होंने पूछा मानव कहाँ है। तो राजेश ने अपनी तरफ से बताया कि मौसा जी ऐसे ऐसे दिक्कत चल रही है और पता नहीं 19 घंटे सोता रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो मौसा जी ने बोला कोई नहीं, एक काम करेंगे हम ना बालाजी चलेंगे, ठीक है, टेम्पल होके आएंगे। तो क्या हुआ, अब जैसे घर वाले आपस में बात कर रहे थे इस बारे में कि टेम्पल आएंगे, टेम्पल आएंगे, टेम्पल होके आएंगे, तो उस टाइम पे मौसा जी ने बोला मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बाकी तुम देख लो किस तरीके से चलना है, कौन से दिन चलना है। अब जब ये बैठ के बात कर रहे थे ना कि बालाजी टेम्पल जाना है अपने मेहंदीपुर बालाजी, जो मयंक था अंदर सोने लग रहा था, वो बाहर आया, मानव, मानव जो था वो बाहर आया और अचानक से इधर उधर देखते हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ती है। तो भाई इसने देखा एकदम से राजेश ने कि भाई आंखें पूरी लाल हो रखी है, और जब जब राजेश नाम ले रहे बालाजी बालाजी टेम्पल, हनुमान जी, वो बंदा कपकपा रहा है, उसके अंदर कपकपाहट सी आ रही है, मतलब जैसे पता नहीं किसी चीज़ का खौफ है। उसने सुना, वो अंदर चला गया वापस, जो मानव था। मौसा जी आए तो मौसा जी ने बोला कि क्या हुआ। इन्होंने बताया कि उस टाइम इसके मम्मी पापा भी वहीं थे, बस एक रियल एस्टेट वाला भाई नहीं था। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अभी आया था बाहर और पूरी आंखें भटलाल हो रखी है, और जब जब हनुमान जी का नाम आया तो इस तरीके से रिएक्शन दिया जैसे हमारा नहीं है वो मानव, हमारा नहीं है। तो भाई मौसा जी बोले ठीक है, एक बार मैं चल के बात करता हूँ अंदर। मौसा जी वहाँ पे गए। मौसा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मेरे साथ चलेगा ना बालाजी मंदिर। उठ के सीधा उसने बोल दिया कि चला जाए यहाँ से, चला जाए, इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। इसके मौसा जी समझ गए कि ये वो नहीं है, कोई और ही चीज़ है। तो क्या हुआ, हड़कंप मच गया एक, वहाँ पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। जो मानव था वो चिल्लाने लग गया कि मेरे को मंदिर लेके जाओगे तुम, ऐसे कैसे मंदिर ले जाओगे, मेरे से बिना पूछे तुम मुझे कैसे मंदिर लेके चले जाओगे, मार दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब घर में ये चिलचिलाहट शुरू हुई ना, तो इनके घर के पीछे 3 भक्तों का घर था। एक घर में 3 भक्त थे, अब वो पूजा करते होंगे, भक्त थे। उनमें से क्या हुआ, एक भक्त आ गया देखने के लिए कि हुआ क्या है। वो भक्त वहाँ पे बैठा, उसने पूछना शुरू करा कौन है तू, नहीं बताए, नहीं बताऊंगा, मेरे को मंदिर लेके जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तू यहाँ क्या करने आया, तेरे को भस्म कर दूंगा। वहाँ पे वो बोल रहा है जो भक्त है कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा, यहाँ से बोल रहा है तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बार बार पूछना शुरू करा कौन है कौन है कौन है। तब उस एंटिटी ने पहली बार बताया कि मैं जिन हूँ, जिन। तो इन्होंने पूछा कि भाई तू मतलब इसके शरीर में क्या कर रहा है और तू किस मकसद से आया, तेरे को चाहिए क्या, जो चीज़ तेरे को चाहिए तो बता दे। मतलब एक भक्त का काम था कि मैं जो भी मांग रहा है भोग वोग दे के इसे भेज दूँ। काफ़ी टाइम तक बोलता रहा नहीं जाऊँगा। पूछा गया क्यों नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है। वो जो जिन था वो ये चीज़ बोलने लग रहा है मुझे इस बच्चे को लेके जाना है, इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके अंदर पिछले 2 महीने से हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने इसे पोजेस करने की बहुत कोशिश की, मैंने इसके शरीर पर कब्जा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमेशा ये कैसे न कैसे बच जाता था। लेकिन इस बार मैं इसे लेके जाऊँगा। तो भक्त ने पूछा कि अब तूने इस पर कब्जा कैसे पा लिया। बोला जब ये जंगल में आया था ना, अपने दोस्त को याद कर रहा था और जब ये रोने लगा, डिप्रेस हो गया, तब मैंने इस पर कब्जा पा लिया। जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर हुआ और अभी वीक हो गया एग्जैक्टली तब मैंने इसके ऊपर धावा बोल दिया और मैंने इसे पोजेस कर लिया। 2 महीने से वो नहीं जाऊँगा। भक्त ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्रियाएं शुरू करी और पूछना शुरू करा तू बता दे क्या चाहिए तेरे को। उसने क्या करा, बोल दिया कि एक काम करो, मेरे लिए ये वाली चीज़ लेके आ जाओ। नॉन वेज का नाम लिया कि इस चीज़ का भोग लेके मैं चला जाऊँगा। मंगवाया गया। जो राजेश है वो अपने मौसा जी के साथ वो सामान लेके आए मार्केट से। वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जैसा होता है ना भोग उसने सूंघा यूँ करके, अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद चलो फाइनली सब हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जिन सारे झूठे वचन दे के गया वहाँ पे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, राजेश सोने लग रहा था। उसने क्या करा, राजेश ने जैसे होता ना ठंडी हवा का झोंका राजेश की कमर पे लगा, जैसे भरी गर्मी में यार एकदम से ठंडी हवा कहाँ से आई,
उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो भाई था, वही जो मानव था, वो उसे घूर घूर के देख रहा है कि तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा, तुम्हें लगा मैं चला जाऊंगा। प्रॉपर आवाज बदल गई। प्रॉपर कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मुझे इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम्हें क्या लगा मैंने जो वचन दिए वो सही है। अब ये भाई उठ के सीधा भागा, इसने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत हो रही है। सारे घर वाले आए, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया, चिल्लम चिल्ली हो रही है। उधर से समझ गए थे उस भक्त को बुलाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जिनने उसका कर दिया था कि उल्लू बना दिया था उसे। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा किसी से पता करना शुरू करा, लेकिन 5-10 मिनट में वो पोजेशन के बाद वो जो मानव था वो बेहोश हो गया था। इन्होंने क्या करा, किसी से पूछताछ करी, फिर एक उसको बाबा को बुला के लेके आए, जो बाबा वहाँ पे मानने वाले थे, जिनका नाम था किसी और को। हाँ, किसी और को। तो सुबह जब वो बाबा आए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया, भाई ऐसा है कि ये जो लड़का है इसको पोजेस कर रखा है एक जिन ने, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी आत्मा भी है।